हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और इसमें हम लोग जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कंप्यूटर टर्म आया, ये कहाँ से आया। तो कंप्यूटर जो है, आप जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो टर्म आया है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसका नाम है कंप्यूटेयर। लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर का जो रूपांतरण हुआ है वही हुआ है कंप्यूटर में। तो हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर वर्ड जो होता है ना, लैटिन वर्ड से आया हुआ। और लैटिन वर्ड क्या था? तो कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर एक लैटिन वर्ड था और उसका रूपांतरण हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेयर। कंप्यूटेयर का जो मीनिंग होता है एक्चुअल में, वो होता है कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर क्या करता है? कैलकुलेशन वाला काम करता है। तो इसका मीनिंग हो गया आपका, या तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग डिवाइस कह सकते हैं, या फिर इसको आप प्रोग्रामेबल मशीन के नाम से जानते हैं। तो कैलकुलेट करना या कैलकुलेशन करना काम किसका होता है? कंप्यूटर का। और ये किस वर्ड से आया है? कंप्यूटेयर से। कंप्यूटेयर किस भाषा का वर्ड है? तो लैटिन भाषा का। और इसका मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेट करना, प्रोग्रामेबल मशीन। और इसका रूपांतरण के नाम से हम जानते हैं क्या? कंप्यूटर। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर के अंदर में दो चीजें होता है मुख्य रूप से। जो इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है, और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है। तो दोनों एक साथ कंबाइन होकर हर प्रोसेस को कंट्रोल करता है और कैलकुलेशन करता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हमारा काम ही नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसको सेट ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि कंप्यूटर को किसके बाद कौन सा प्रोसेस करना है। तो कंप्यूटर का भाषा भी हम लोग जानते हैं कि 0 1 होता है, बाइनरी नंबर होता है, यानी कि सिर्फ 0 1 0 और उनके पैटर्न पे वो हर काम को कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या हो गया आपका? सॉफ्टवेयर। आप सिंपल में कह सकते हैं बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। और सॉफ्टवेयर कहाँ होता है? तो हार्डवेयर के अंदर में होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे में बात करेंगे। पहले हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इसका डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। और आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं इसको, उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, ये आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। और आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले 1945 में डिजाइन किए थे बोन न्यूमान। बोन न्यूमान एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जिन्होंने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था। और इसमें उन्होंने बताया था कि इसमें 3 तरह के डिवाइस होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। जितने भी कंप्यूटर के अंदर का प्रोसेस होता है वो सब सीपीयू के द्वारा होता है। और सीपीयू के भी 3 कंपोनेंट हैं। यहाँ पे देखिए, आपका एएलयू है, उसके बाद में सीयू है और मेमोरी यूनिट है। तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये 3 कंपोनेंट सीपीयू के हैं। और 3 ही कंपोनेंट आपका कंप्यूटर का भी है, जिसमें आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं, ये समझते हैं। देखिए, जो आपका इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड है, ये आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो जो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिल के बना होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। फिर आपका माउस है, ये भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, जहां भी आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस मिलेगा वहां पे उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए, तब वो काम करेगा। जैसे फैन हो गया, तो वो उसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए तभी वो काम करेगा। आपका मोबाइल हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये बहुत कम पावर लेता है, कम पावर पे काम करता है, इसलिए आपको ये करंट नहीं मारता, ये झटका मारता है। तो आप समझ गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जो बहुत कम पावर पे काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। छोटे छोटे कंपोनेंट के बना होता है। अगर आप बात करते हैं सीपीयू का, तो आप देख सकते हैं इस तरह का सीपीयू का स्ट्रक्चर होता है।
ये आपका छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसके अंदर में मदरबोर्ड लगा हुआ है और मदरबोर्ड पे जो है ना बहुत सारे चिप और केबल्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और उसमें प्रोसेसिंग कर पाते हैं। तो क्या होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बना होता है। फिर आपका आउटपुट डिवाइस, जैसा कि मॉनिटर आप देख पा रहे हैं, ये सब जितने भी डिवाइस हैं ये सभी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिल करके बने हुए होते हैं। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आप समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है हमारा कंप्यूटर, इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का मीनिंग हम लोग देखें अभी कि कंप्यूटर का मीनिंग होता है कैलकुलेट या प्रोग्रामेबल मशीन। तो इसको हम लोग प्रोग्रामेबल मशीन के नाम से भी जानते हैं और कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। तो इसका कई नाम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रोग्रामेबल मशीन, इन सभी के नामों से हम लोग कंप्यूटर को जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये करता क्या है और कैसे करता है। देखिए, इट हैज द एबिलिटी टू, इसके पास एबिलिटी है, मतलब कि वो क्षमता है जो कर सकता है। तो क्या कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए आपका इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में क्या होगा, जैसे मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस हो गया, वैसे इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, जैसे स्कैनर है, माइक है, ये सभी इनपुट डिवाइस है। तो उसके थ्रू हम लोग डेटा को इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर में। और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाला कौन है, आपका कीबोर्ड और माउस है। तो ये इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग सीपीयू को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन। तो इसके पास ये एबिलिटी है कि इनपुट ले सकता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका टेक्स्ट इनपुट। इनपुट ले सकता है कौन, हमारा कंप्यूटर। किसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू। नेक्स्ट, प्रोसेस इट, किसको प्रोसेस करेगा, तो जो इनपुट लिया है अभी उसको ये प्रोसेस भी कर सकता है। इसके पास ये एबिलिटी है कि उस इनपुट डेटा को ये प्रोसेसिंग कर सकता है। प्रोसेसिंग में आप चाहे उसमें कैलकुलेशन करवाए या कंपेयरिंग करवाए, जो कुछ भी करना चाहता है उसका प्रोसेसिंग ये कर सकता है। नेक्स्ट, इसके पास क्या एबिलिटी है, तो जनरेट्स द आउटपुट। अगर आप डाटा का प्रोसेसिंग करवाते हैं तो प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा आपका, उसको ये आउटपुट के रूप में जनरेट कर सकता है। और इस आउटपुट को जनरेट करने के बाद ये आपके मेमोरी में अगर आप चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर्स द रिजल्ट इन मेमोरी, यहाँ पे आउटपुट के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको आप चाहें अगर आगे भी आपको यूज है तो उसको आप अपने कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, ये भी क्षमता है इसके पास। और लास्ट में है इसका पॉइंट कि कंट्रोल्स ऑल द एबव 4 स्टेप्स। आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। और इसके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि ये जितने भी 4 स्टेप आप ऊपर में दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये सारा काम कंप्यूटर हमारा कर सकता है। क्या कर सकता है, तो इनपुट ले सकता है, उस इनपुट का प्रोसेसिंग कर सकता है और प्रोसेसिंग करने के बाद उसका आउटपुट जनरेट कर सकता है जिसको रिजल्ट कहते हैं। उस रिजल्ट को आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं आप फ्यूचर यूज के लिए। और इन सभी प्रोसेस को हमारा कंप्यूटर कंट्रोल भी कर सकता है। अब इन सभी प्रोसेस को करने के लिए हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। जैसे अगर आपको इनपुट देना है तो आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू दे सकते हैं, और भी इनपुट डिवाइस है उसके थ्रू आप इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं। प्रोसेसिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे आपका, और जनरेट करने के बाद आप इसको कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं और इन सारे एवं प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और प्रोसेस में देखिए यहाँ पे जो है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये आपका कैलकुलेशन काम करता है। कैलकुलेशन या फिर कंपेयरिंग आपको करना है तो ये सारा काम किसके अंदर होता है, ELU के अंदर में होता है। और कंप्यूटर के मेमोरी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट लगा हुआ होता है, कंट्रोल यूनिट लगा होता है। तो देख रहा है, इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक बार फ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं और उस इनपुट का प्रोसेसिंग हुआ किसके अंदर में, ELU के अंदर में होता है। उस इनपुट को प्रोसेस होने के बाद आउटपुट जनरेट होता है CPU के द्वारा, और उसको आप मेमोरी में स्टोर भी कर सकते हैं और यहाँ से कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं और रिजल्ट को यहाँ पे शो भी कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे।
तो ये आप कंप्यूटर का डेफिनेशन का पैसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके पास एबिलिटी है कि वो इनपुट ले सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट को जनरेट कर सकता है, मेमोरी में स्टोरिंग कर सकता है रिजल्ट का, और इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये आपका की पॉइंट्स हो गया। की पॉइंट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इसके पास एबिलिटी है कि इनपुट ले सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट जनरेट कर सकता है और उस आउटपुट को आप मेमोरी में सेव कर सकते हैं और इन सभी को कंट्रोल भी कर सकता है। ये 5 जो है ना आपका की पॉइंट्स हो गया, जिसको आप ध्यान में रख कर कंप्यूटर का डेफिनेशन को आराम से कहीं भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के फादर को। तो आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि ग्रैंड फादर या फादर ऑफ कंप्यूटर, तो क्या कहेंगे उनको? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह भी है कि मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। जो सबसे पहला कंप्यूटर डिजाइन किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। वैसे डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था, तो उसका नाम हम लोग आगे जनरेशन में देखेंगे, जब डिटेल्स में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और उनके द्वारा जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब नेक्स्ट में हम लोग इसमें देखते हैं कि जब इसका स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन पूछा था कि जब इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, वो किसने डिजाइन किया था? तो वहां पे नाम होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अब हार्डवेयर के आप तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे 3 होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले देखा क्या? इनपुट डिवाइस, जिसमें कीबोर्ड और माउस हम लोग देखे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे सेकंड जो आप कंपोनेंट इसे देते हैं, तो इसमें 2 ही हम लोग लेते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ मिलता है तभी हमारा कोई भी प्रोसेस संभव हो पाता है। अदरवाइज हार्डवेयर अगर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो सिर्फ डब्बा है, और सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से जो है ना हमारा सब कंप्यूटर काम करता है। तो आगे हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल्स में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, या क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं इसमें जनरेशन का, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाता है कि किस जनरेशन में हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज किए। तो जनरेशन का मतलब ये होता है कि टर्मिनोलॉजी ही होता है कि आपका जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है उसका अलग अलग जनरेशन जो है ना हम लोग अब बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो सबसे जो पहला टेक्नोलॉजी था फर्स्ट जनरेशन में, उसका जो सेशन था आपका, तो 1946 से 1959 तक था। यानी कि 1946 से लेकर के और 1959 तक जो है ना जिस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज किए उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब ही इस सेशन तक में चला, और ये आपका फर्स्ट जनरेशन का था। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे टेक्नोलॉजी का? वैक्यूम ट्यूब का। आप इसका फिगर देख सकते हैं, इस तरह का जो है ना वैक्यूम ट्यूब, बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब लगा करके उसको यूज करते थे, जिससे कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा होता था। आजकल के जब कॉलेज में आप देखते हैं एक बड़ा सा जो कमरा होता है, उस साइज के जो है ना हुआ करता था कंप्यूटर का साइज। नेक्स्ट जनरेशन में बात करते हैं सेकंड जनरेशन। इसका जो पीरियड रहा 1959, यानी कि जो फर्स्ट खत्म हुआ वहाँ सेकंड शुरू हो गया, तो 1959 से लेकर के 1965 तक रहा। और इस समय हम लोग यूज किए ट्रांजिस्टर बेस्ड, यानी कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज किए। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब और सेकंड में ट्रांजिस्टर। यहाँ पे थोड़ा सा साइज जो है ना मिनिमाइज हो गया आपके कंप्यूटर का, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हम लोग क्या यूज करने लगे? ट्रांजिस्टर को यूज करने लगे सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की बात करें तो बहुत छोटा साइज में हो गया, और यहाँ पे हम लोग पीरियड जो रहा 1965 से लेकर के 1971 तक, कंप्यूटर के पीरियड को कभी एग्जाम में नहीं पूछा था। ये पूछा था कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते थे। तो पहला में देखे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में देखे ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हम लोग देख रहे हैं आईसी चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन विच जनरेशन आईसी चिप इज यूज्ड। किस जनरेशन में हम लोग आईसी सर्किट का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। और इसका फिगर देख सकते हैं, इस तरह का जो है ना माइक्रोचिप बना, और इसको हम लोग यूज किए थर्ड जनरेशन में।
नेक्स्ट जनरेशन की आप बात करें फोर्थ जनरेशन का, तो इसका जो पीरियड रहा 1971 से 1980 तक रहा, और यहाँ पे हम लोग यूज किए VLSI, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज किए 71 से 1980 तक, और कहीं कहीं बुक में आपको 85 तक भी मिल जाता है, कहीं 89 तक भी मिल जाएगा, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। मेन आपका टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, और फोर्थ में मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इसका आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको माइक्रोचिप एक यूज हम लोग कर रहे थे कहाँ, जहाँ पे थर्ड में इस तरह का जो है डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो है ना माइक्रोचिप यहाँ पे जो हम लोग एक साथ लेकर के यूज किया, तो इससे क्या होता है मेमोरी का कैपेसिटी बढ़ गया, और हमारे कंप्यूटर का साइज और मिनिमाइज हो गया, यानी कि हर जनरेशन में आपका कंप्यूटर का साइज छोटा होते गया, छोटा होते गया। और जो लास्ट में जनरेशन जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें जो है ना इसका कहा जा रहा है कि 1980 ऑनवर्ड्स, 80 के बाद जो है ना फिफ्थ जनरेशन ही अभी तक चल रहा है, और इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसका साइज आप देख रहे हैं कितना कॉम्पैक्ट हो गया है, कितना छोटा हो गया है, हल्का हो गया, पतला हो गया, जिसको हम लोग आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। अब जो आगे जो होने वाला है, इसका जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह का जो है ना आपका फिफ्थ जनरेशन का हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सिक्स जनरेशन में आपका डाटा साइंस का जो अभी चल रहा है उस पर रिसर्च, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सिक्स जनरेशन कब आता है आप देखिए, और भी उस पर रिसर्च चल रहा है। तो आगे सिक्स जनरेशन भी आ सकता है जब इसका और ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें हम लोग देखें आज के सेशन में कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपका जो है ना लेक्चर था, ये जो एग्जाम में जो है ना छोटे छोटे एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। अगर आप इसका PDF नोट चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में CTH एजुकेशन का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पे आपका इसको PDF जो है ना प्रोवाइड कर दिएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्स करना है, तो आप CTH एजुकेशन एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो वहाँ पे कौन कौन से कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं और पहले से लॉन्च है, आप उसको वहाँ से परचेज करके आप आसानी से अपने पढ़ाई को, स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।